हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रेक। आज हम रीड सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि रीड सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का सिलेबस क्या है टीचिंग मेथड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास 2 यूनिट्स हैं जिनके अंदर टीचिंग मेथड का सिलेबस है। तो पहली यूनिट है जिसके अंदर हमें मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश और रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलैंग्वेज। एंड जो सेकंड यूनिट है उसमें मेथड्स ऑफ एवोल्यूशन रेमेडियल टीचिंग। ये 2 यूनिट है जिसके अंदर हम इंग्लिश के टीचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज। तो उसके लिए हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि एक भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहली विशेषता होती है लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिनन, कि जो लैंग्वेज होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। सोशल फिनोमिनन का मतलब है सामाजिक प्रक्रिया। तो लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिनन जिसके द्वारा आपस में लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं तथा अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिनन। सेकंड इसकी विशेषता है लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक सिस्टम। तो लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक सिस्टम, तो लैंग्वेज एक सिम्बॉलिक सिस्टम होता है। सिम्बॉलिक सिस्टम से मतलब है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसके अल्फ़ाबेट्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर उसके नंबर्स, ये सिंबल्स के अंदर आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज इज़ द इवोल्यूशनरी इन नेचर। तो लैंग्वेज होती है वो अपने आप में एक विकासशील होती है, ये हमेशा विकास करती रहती है। तो चौथा पॉइंट है इसका लैंग्वेज इज़ अ डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक इन नेचर। जो लैंग्वेज होती है वो अपने आप में गतिशील होती है, न कि स्थिर। यह हमेशा परिवर्तनशील रहती है। और लैंग्वेज के लिए नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल। तो लैंग्वेज अपने आप में एक जटिल होती है, तो लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स होल कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ द सिस्टम ऑफ सिस्टम। जो लैंग्वेज होती है वो सिस्टम्स का सिस्टम होती है। सिस्टम से मतलब है कि जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग तंत्र कार्य करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे तंत्र मिलकर जिस तरह ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार एक लैंग्वेज के अंदर 4 प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं जिसके द्वारा एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। जो पहले सिस्टम की बात करते हैं, पहले सिस्टम को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो पहला सिस्टम है मॉर्फोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है शब्द रूप विज्ञान। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर होता है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, कि किस प्रकार शब्दों की रचनाएं की जाती है। तो पहला सिस्टम है मॉर्फोलॉजी, शब्द रूप विज्ञान, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, कि किस प्रकार शब्दों की रचना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं बी, ओ और वाई, जब इनको मिलाया जाता है तो बॉय का निर्माण होता है। उसी प्रकार के, सी, ए और टी, इन तीनों लेटर्स के मिलने से कैट का निर्माण होता है। तो इस दो मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है शब्द रूप विज्ञान, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। सेकंड इसका सिस्टम है फोनोलॉजी। अब फोनोलॉजी का था द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम, कि किस प्रकार इनका उच्चारण किया जाएगा शब्दों का। और इसका तीसरा सिस्टम है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, कि किस प्रकार इनका अर्थ निकलेगा। तो सिमेंटिक्स को बोलते हैं अर्थ रूप विज्ञान। तो इंग्लिश के अंदर सिमेंटिक्स, इसका तीसरा सिस्टम है द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, किस इनका अर्थ किस प्रकार होगा शब्दों का। और चौथे सिस्टम की बात करते हैं, चौथा सिस्टम होता है सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होगा, इसे सिंटेक्स के अंदर रखा जाता है। और आल्सो ग्रामर इज़ द फोर्थ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कि ग्रामर को भी इंग्लिश इस लैंग्वेज के फोर्थ सिस्टम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर वर्ड्स को किस प्रकार फ्रेम करना है उसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमेटिक। तो जो लैंग्वेज होती है वो सिस्टमेटिक होती है, ना कि अनसिस्टमेटिक। जैसे राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है, इसे हम इस प्रकार बोलेंगे, ना कि इस प्रकार गोइंग इज़ राम। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमेटिक। ठीक है, ये हमने लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज स्किल। तो इंग्लिश टीचिंग मेथड के अंदर 4 प्रकार की लैंग्वेज स्किल पाई जाती है, किस प्रकार किसी बालक के अंदर लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है। तो देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल। वो लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी, LSRW, ये 4 प्रकार की लैंग्वेज स्किल पाई जाती है। जहाँ एल का मतलब होता है लिसनिंग यानी सुनना, एस यानी स्पीकिंग यानी बोलना, आर या रीडिंग यानी पढ़ना, डब्ल्यू फॉर राइटिंग यानी लिखना। तो ये 4 प्रकार की लैंग्वेज स्किल पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लिसनिंग एंड रीडिंग।
लिसनिंग और रीडिंग को पैसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहा जाता है। तो लिसनिंग एंड रीडिंग कॉल्ड पैसिव एंड रिसेप्टिव स्किल्स, एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग कॉल्ड एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग को एक्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। इन्हें एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल क्यों कहा जाता है एंड पैसिव एंड रिसेप्टिव स्किल क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं। पैसिव एंड रिसेप्टिव कि पैसिव और रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर पैसिव स्किल बिकॉज वी डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टू डू। तो लिसनिंग और रीडिंग को पैसिव स्किल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें इनका उच्चारण करने के लिए किसी प्रकार के लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं करना होता। जिस प्रकार हम सुनते हैं और किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम भाषा को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम किसी प्रकार से भाषा को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें पैसिव स्किल्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल कि स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एक्टिव स्किल बिकॉज वी नीड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टू डू देम। स्पीकिंग और राइटिंग को प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एक्टिव स्किल कहा जाता है, क्योंकि हमें इनको करने के लिए लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना होता है। हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है किसी से बात करने के लिए या लिखने के लिए, हम अपने विचारों को सामने वाले को प्रकट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इन्हें एक्टिव और प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज स्किल कि लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ने का जो नेचुरल सीक्वेंस होता है वो होता है LSRW। मतलब सबसे पहले लिसनिंग हमें सुनना आना चाहिए, उसके बाद स्पीकिंग बोलना, उसके बाद रीडिंग पढ़ना, और उसके लास्ट में राइटिंग यानी लिखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहली लैंग्वेज होती है मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। दो मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है। द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक प्लेस इन हिज मदर टंग। जब भी कोई बालक बड़ा होता है तो उसका जो मानसिक विकास होता है उसकी मदर टंग में होता है। मदर टंग से मतलब है जो भी उसके परिवार की भाषा है, जो उसके परिवार के अपनों से सीखता है वो, उससे से मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। तो पहली भाषा है मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड टेक प्लेस इन हिज मदर टंग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट होती है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। सेकंड लैंग्वेज होती है द लैंग्वेज विच वी आर लर्न फॉर अ पर्पज़ कि वह भाषा जिसे हम सीखते हैं किसी उद्देश्य के लिए। उद्देश्य से मतलब है जब हम किसी एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसकी लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम राजस्थान के रहने वाले, अगर हम केरला या कहीं बाहर जाएंगे तो हमें वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे सेकेंड लैंग्वेज कहते हैं। हम वहाँ जो भाषा सीखते हैं उससे। तो सेकेंड लैंग्वेज होती है द लैंग्वेज विच वी लर्न फॉर पर्पज़, किसी पर्पज़ के लिए हम सीखते हैं। और थर्ड होती है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है। टारगेट लैंग्वेज होती है द लैंग्वेज विच इज़ टू बी टॉट इन द क्लासरूम। जब हम क्लास में जो पढ़ते हैं, टीचर जो हमें जो पढ़ाता है, जिस भाषा में का वो प्रयोग करता है उसे बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज। द लैंग्वेज विच इज़ टू बी टॉट इन द क्लासरूम, जिस भाषा का अध्ययन हमें क्लासरूम में कराया जाता है उसे टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्या क्या महत्वता है। पहली है इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ वर्ड कि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि सारे देश को आपस में जोड़ती है, जिसके द्वारा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक कंट्री का व्यक्ति दूसरे कंट्री के व्यक्ति से बातचीत कर सकता है किसके थ्रू, इंग्लिश के थ्रू या किसी भी भाषा के थ्रू। लेकिन इंग्लिश ऐसी भाषा जो पूरे हर कंट्री में बोली जाती है, इसलिए इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है ये, एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस कि जो भी भाषा है जो कि सारे सिस्टम फॉलो करती है, इसकी वजह से ही इंग्लिश को द लैंग्वेज ऑफ साइंस कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश को हमारी भाषा इंग्लिश इज़ द वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश को हमारे इंडिया में एक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो इसलिए ये इंडिया की एक भाषा के रूप में है। और नेक्स्ट पॉइंट है फोर इंग्लिश नोन हैज़ लिंग्वा फ्रैंका ऑफ वर्ल्ड। ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश इज़ नोन एज द लिंग्वा फ्रैंका कि लिंग्वा फ्रैंका से मतलब क्या है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन या लिंकिंग लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज, वह लैंग्वेज जो दो व्यक्तियों या दो कंट्री के लोगों को आपस में जोड़ती है उसे लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता है। तो इंग्लिश इज नोन एज द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अप्रोच एंड मेथड
कि अप्रोच एंड मेथड क्या होता है। अप्रोच होता है एन अप्रोच टेल अस व्हाट टू टीच, जो अप्रोच होती है वो हमें बताती है कि हमें क्या पढ़ाना है। एंड मेथड, अब मेथड टेल अस हाउ टू टीच, एक मेथड होता है जो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार पढ़ाना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए मेथड इज ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रोच, जो मेथड होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है अप्रोच का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने भाषा की विशेषताओं के बारे में तथा लैंग्वेज के बारे में बात की थी। तो इसके आने वाली अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।